और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं आप सभी को बच्चों कॉमर्स पढ़ाता हूं। अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो और साथ ही साथ 11th एंड 12th को मैं पढ़ाता हूं। मेरे जो सब्जेक्ट्स है दोस्तों वो है OCM एंड SP। अब ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं 11th वाले बच्चों से कुछ बातचीत करना चाहता हूं। तो मेरे 11th वाले प्यारे नए नए बच्चों जिसने अभी 10th का बोर्ड दिया है, अच्छे परसेंटेज लाकर वो पास हुआ है और उसने कॉमर्स लेने का डिसाइड किया है, आप बिल्कुल टेंशन ना लो। आपकी और मेरी मुलाकात ये दो सब्जेक्ट्स के लिए बहुत जल्द होगी और टेंशन ना लो, हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं। और जिस दिन हम मिलेंगे ना, कुछ इतनी नई नई चीजें सीखेंगे जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कॉमर्स आपको कहां से क्या कर देगा ना, कुछ पता नहीं चलेगा और इतना मजा आएगा आपको पढ़ने में, ये आपको 12th वाले बता सकते हैं। बाकी मेरे 12th वाले बच्चों, अब मैं आपको क्या बोल रहा था, देखो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था बहुत पहले आया, उसके बाद जो लेक्चर्स थे ये अभी है, अब इसके बाद ये जो लेक्चर है ये 4th लेक्चर, ये भी थोड़ा बीच में गैप हो गया। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट, ये लेसन नंबर 1 आपको एक दिन में एक साथ पूरा वापस देखना है और टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि ये लेसन का आपका टेस्ट होने वाला है। ठीक है, टेस्ट की अनाउंसमेंट आ चुकी है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपके पेपर्स भी चेक करके दूंगा। तो आपके पेपर्स, आपका टेस्ट होने वाला है 12th वाले बच्चों, OCM फॉर लेसन नंबर 1, तैयार हो जाओ। इसकी जो भी अनाउंसमेंट्स होगी हमारे JR ट्यूटोरियल्स के कॉमर्स वाले टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है, वहां पे आएगी इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस। तो मजा आएगा टेस्ट में, चेक करके सबको वापस पेपर मिलेंगे, थोड़ा सा समय देना लेकिन सबको सब मिल जाएंगे, टेंशन ना लो। तो टेस्ट की प्रिपरेशन, टेस्ट की अनाउंसमेंट सब कुछ स्टार्ट हो चुकी है। राइट फ्रॉम द लेसन नंबर 1 हम 12th के बच्चों को तैयार कर रहे हैं और OC एंड SP मैं दोस्तों में तुम्हें रुला कर रख दूंगा। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होगा आज से कि तुम खाली हाथ बैठोगे, तैयार हो एकदम। देखो यार, अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो ना तभी हमारे चैनल के साथ जुड़ो, वरना हमारे लेक्चर्स देख के आप कोई मतलब नहीं है। आप लेक्चर देख लोगे, शायद आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके बाद आप जब मार्क्स में स्कोर नहीं करोगे बिना मेहनत किए, तब आप हमें बोलोगे अरे यार वो गौरव सर ने अच्छे से पढ़ाया नहीं। तो देखो, मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मेरा काम तुम्हें एग्जाम तक बैठने तक, अच्छा मार्क्स लाने तक का है। तो अगर आप मेरे साथ इतनी मेहनत करना चाहते हो और तैयार होना यार, तभी ये लेक्चर देखो, वरना आप अभी एग्जिट मार के जा सकते हो। ठीक है, करोगे मेहनत एकदम जी जान से और टेंशन मत लो, हम बिल्कुल भी लेट नहीं हुए हैं। मानता हूं कई सारे कॉलेजेस में पोर्शन जो है 12th का ऑलमोस्ट 50% हो गया होगा कंप्लीट। अरे कुछ समझ में आया क्या? नहीं ना, टेंशन मत लो। ये जुलाई का महीना अपन पूरी कोशिश करेंगे OC एंड SP खत्म कर दे। क्या बोल रहा हूं मैं, खत्म कर दे। दोगे इतना साथ, लेकिन टाइम टू टाइम जब मैं डेली टारगेट्स डालूंगा वो आपको कंप्लीट करना है। चलो अब 12th वाले बच्चों, आपका फर्स्ट होमवर्क क्या है, सारे लेक्चर्स आपको एक साथ देखना है, रिवीजन करना है। लेसन नंबर 1 का टेस्ट होगा, इंस्ट्रक्शंस, सारे नोटिस जो भी होगी इसकी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी। टेलीग्राम का जो लिंक है मैं कमेंट में भी डलवाऊंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा। चलो अब यहाँ पे पूरा फोकस 12th वालों यहाँ पर। कैसे हो? बढ़िया, मजा आ रहा है एकदम। हाँ गैप हो गया मैं जानता हूं, लेकिन इसके बाद अब कोई गैप नहीं है। ये लेक्चर के बाद आपको SP दिख जाएगा। ठीक है, अब कोई गैप नहीं है, आपको BK और इको तो दिख ही रहा है। अब अगर कोई बच्चा जिसको मेरी बातें सुन के बोर हो रहा था, अब वो यहां से कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि हम दोस्तों यहां से हम लेक्चर जो है स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो जितने भी लोग थे जो फॉरवर्ड कर रहे थे, यहां से आपको देखना स्टार्ट करना है। चलिए, सबसे पहले तो आपका JR कॉलेज पे स्वागत है। मेरा नाम गौरव, हम OC स्टार्ट करते हैं। कौन सा लेसन चल रहा था? लेसन नंबर 1, क्या नाम है इसका? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने क्या करा? हमने दोस्तों हेनरी फेयोल के बारे में सीखा। याद आ रहा है या नहीं? अंकल हेनरी फेयोल, या फिर दोस्तों आप सब कुछ भूल चुके हो? याद आ रहा है ना? चलिए बढ़िया। हाँ बाकी मैं ये बता रहा था, मेरी जो वॉइस है कुछ इस तरह से नहीं है, मेरा थोड़ा सा थ्रोट में पेन है, लेकिन हम ऑलरेडी बहुत डिले चल रहे, तो बस फिर वही है, हम और डिले नहीं कर सकते। ठीक है चलिए, लेकिन आज से कोई डिले नहीं है भाई, मैं आपको हॉस्पिटल में बैठ के पढ़ाऊंगा, लेकिन कोई डिले नहीं है अब। चलिए यहाँ पे देखिए, आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम एक और महान व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं। हमने लास्ट लेक्चर में किसके बारे में बात किया था? हेनरी फेयोल के बारे में। क्या बात है, आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर के बारे में। तो हम इनको सर टेलर बोलेंगे, टेलर अंकल हमारे। अरे वो सिलाई वाला टेलर नहीं, अब दूसरा टेलर, उसका सरनेम है, मजाक मत उड़ाओ उसका ऐसा। क्या नाम इसका? फ्रेडरिक टेलर। ओके, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, एक्सप्लेन फ्रेडरिक टेलर ने क्या बोला था। अब आपको ऐसे टाइम पे कुछ याद नहीं आएगा, अरे फ्रेडरिक टेलर ने कुछ तो बोला था, लेकिन क्या बोला था वो पता नहीं। तो वो पता होने के लिए आज हम ये समझने वाले हैं। इन शॉर्ट आप ये समझिए, फ्रेडरिक टेलर ने दोस्तों मैनेजमेंट के ऊपर कुछ अपना ज्ञान दिया है, और ये ज्ञान जो है ना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर एग्जाम। मैं बाहर की लाइफ से इसको कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, या नहीं कर रहा हूं फिलहाल के लिए कनेक्ट। आप बिल्कुल यहां से कनेक्ट कर सकते हो, बहुत बड़े बड़े मैनेजर्स कनेक्ट करते भी है, लेकिन सबका अपना काम करने का अलग तरीका है। तो इसमें से ही ये एक महान व्यक्ति जिनका नाम था, क्या नाम था इनका? फ्रेडरिक टेलर। ये कुछ इनकी बातें हैं, एग्जाम में ये क्वेश्चन
बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आपको एग्जाम में साइंटिफिक वाला क्वेश्चन मिलेगा या हेनरी फयोल मिलेगा, या फिर वो एकदम फर्स्ट पेज वाला क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और उसका जो सेकंड पेज पे क्वेश्चन है वो नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों वो तो लास्ट अटेम्प्ट में आ चुका था। तो ये 3 क्वेश्चंस फर्स्ट लेसन से एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, तीनों में से कोई एक बनता हुआ देखने को मिलेगा। चलो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए। इस पूरे लेसन में सिर्फ 3 क्वेश्चंस जो है जिसपे आपको पूरी ग्रिप बनानी है, इन 3 में से कोई एक आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। और ये जो फ्रेडरिक टेलर है, इनका बॉर्न कब हुआ था यार? 1856। कब हुआ था? 1856 कब हुआ था? मेरे साथ चिल्ला चिल्ला के बोलो, 1856। और इन्होंने हमें बाय बाय कब करा? 1915 में बाय बाय किया था, ठीक है, ठीक है, यहां तक नो इश्यूज। एक बार पहले आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूं हमने किस तरीके से हम तैयारी करने वाले हैं। इस बार बहुत मजा आएगा आपको, आप टेंशन ना लो, मैं इधर ही हूं दोस्तों। आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है ना दोस्तों, मुझे यहां से यहां तक कोई भी मिस्टेक नहीं चाहिए इस आंसर में, और पूरा ये इंट्रोडक्शन आपको तैयार करके जाना है। आप चाहिए तो आप ये लास्ट पॉइंट मत लिखो, लेकिन ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, अरे बहुत इजी है, लास्ट का 2 तो आप खुद के मन से लिख दोगे, लेकिन ये स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपका इंट्रोडक्शन में अगर ये होगा 5 में से आपने अपने 2 मार्क्स 100% कर लिए। चलिए डेट वगैरह लिख लेना। ये कौन थे? ये एक अमेरिकन इंसान थे, ठीक है भाई, अमेरिकन इंसान थे। 1856 में इनका बॉर्न हुआ था। इनका जो करियर था किस चीज में था? अरे मैकेनिस्ट थे। अच्छा भाई ठीक है। इन मिडवेल स्टील वर्क फिलाडेल्फिया एंड ग्रेजुअली थ्रू हिज हार्ड वर्क एंड प्रोग्रेस रोज अ पोजीशन ऑफ अ चीफ इंजीनियर। ठीक है ठीक है ठीक है सर, समझा नहीं, एक बार बताइए वापस। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? ये टेलर 1856 में इनका बॉर्न, 1915 में डेथ। ये एक अमेरिकन इंसान थे। ये किस चीज में काम करते थे? इनका जो करियर था वो था दोस्तों मैकेनिस्ट में, ठीक है। और मिडवेल स्टील वर्क फिलाडेल्फिया एंड ग्रेजुअली थ्रू हिज हार्ड वर्क एंड प्रोग्रेस, इनने बहुत मेहनत करी और उस मेहनत के बाद इनको कौन सा पोजीशन मिला? चीफ इंजीनियर की। मैं मानता हूं ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको यही लिख के आना है, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 12th में थोड़ा सा याद करने वाली चीजें होती है, अभी से स्टार्ट करो। आप बिल्कुल भी लेट नहीं हुए हो, लेकिन अगर आप यही चीज लास्ट डे पे करोगे नहीं होगा, फिर एग्जाम में आपको इस आंसर में 5 में से 3 मार्क मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। चलिए आगे। अब इन्होंने क्या करा ना, इनने बहुत सारे ऑब्वियसली इतने काम किया है तभी तो इनका थियरी लिया। तो जब काम करते थे इन्होंने ऑब्जर्व किया, इनने देखा। क्या देखा? ये देखे, इनने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करे, इनने ये ऑब्जर्व किया, और इनने जो भी ऑब्जर्व किया यह पता है किस पे डिपेंड करता है? साइंटिफिक डेटा। मतलब ये जो इंसान है ना, ये साइंस को बहुत मानता था कि हाँ साइंस तो होता है, ठीक है। अब बच्चा कह रहा है सर क्या हमें अब साइंस पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा, टेंशन ना लो, हमें सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है। ये साइंस को बहुत मानता था, बस ये कहना चाहता है, सिंपल, एंड होता है डिस्कशन, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं लिख के आना है कि ये अपना क्या नाम है इनका, फ्रेडरिक टेलर साइंस को बहुत मानता था, आपने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, अरे भाई 0 देगा वो, ठीक है। आपको कुछ इस तरह से लिखना है, इसके जो भी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स थे ये किस पे बेस्ड थे? साइंटिफिक डेटा पे, ठीक है। चलिए अब मेन क्वेश्चन, इसका जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कंफ्यूज करने के लिए, पता है क्या? अब बच्चे भाई इस वर्ड पे हो जाते हैं कंफ्यूज। एक्सप्लेन फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब बच्चों को पता है, हमने 2 पर्सन के बारे में पढ़ा था, एक था हेनरी फ्योल और दूसरा है अभी ये फ्रेडरिक टेलर। अब बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन किसका फादर है। अरे मतलब ये 2 क्वेश्चन में है ना, कौन किसका फादर है? तो फादर ये जो फ्रेडरिक टेलर है ना, ये साइंस रिलेटेड वाला फादर है, और हमारे जो हेनरी फ्योल है वो है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो आप इस 2 वर्ड में कंफ्यूज नहीं होंगे। साइंटिफिक दिखता है मतलब आपको टेलर वाला आंसर लिख के आना है बस, और फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोला तो आपको दोस्तों हेनरी फ्योल लिख के आना है। और बाकियों की छोड़ो, मैं खुद हो गया था कंफ्यूज एक बार का। अरे क्योंकि एग्जाम में वो इतना प्रेशर होता है कि जो क्वेश्चन आपको आता है ना, आप उसमें कंफ्यूज होने लग जाते हो। लेकिन बाय द गॉड ग्रेस मेरे को याद आ गया था कि वो हेनरी फ्योल वहां पे लिखना है, तो मैं लिख कर आया था। और जिसे नहीं पता ओसीएम में मेरे को 93 थे भाई, ठीक है। तो मैं वही पढ़ा रहा हूँ आपको, टेंशन ना लो, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ, आपके 90 पक्के हैं। 93 देखिए, 90 प्लस लाना ओसीएम में एक टास्क है, क्योंकि थियरी सब्जेक्ट्स में आपको कोई भी आंसर में पूरा नहीं मिलता। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मेरे मैथ्स द फॉलोइंग एक रॉन्ग था, बाकी मेरा पूरा पेपर सही था। और अगर आप पूरा पेपर में आधा मार्क काटोगे हर जगह, तब भी वो जाके 91 होता है। तो इसका ये मतलब है कि मेरे को कोई तो ऐसे थियरी मार्क्स थी जहाँ पे मुझे 5 में से 5 मिला है। तो आप जब तक 5 में से 5 नहीं लाते, आप 90 प्लस नहीं ला सकते ओसीएम में। तो उस लेवल की तैयारी करनी है, वरना आप 80-85 लाओगे, उससे ज्यादा नहीं लाओगे। चलिए यहाँ पे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कोई नहीं भूलेगा,
ज्यादा समय नहीं लगेगा, स्टार्ट अपन समय ले रहे, एक बार तैयारी हो गई ना अच्छे से, उसके बाद का अच्छे से समझ आएगा। चलिए, एज पर हिम, अब ये फ्रेडरिक टेलर क्या बोलता है ना, मेरे हिसाब से, आइए इनके हिसाब से देखें तो क्या बोल रहे हैं। प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व्ड बाय साइंटिफिक टेक्निक्स, ये बोल रहा है अरे साइंस की चीजों का इस्तेमाल करो, ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाओ, क्या करो, साइंस की चीजों का इस्तेमाल करो। बच्चा ठीक है, याद करो इसे, ये अंकल क्या कह रहे हैं, साइंस की चीजों का इस्तेमाल करो, अपना दिमाग ना लगाओ। इसको हमने हिंदी में तो समझ लिया, इंग्लिश में क्या लिखेंगे सर, देखो, प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व्ड बाय साइंटिफिक टेक्निक्स, जो भी आपकी प्रॉब्लम है जिंदगी में उसको साइंस की टेक्निक का इस्तेमाल करके उसको इरेज करो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ, रेदर देन, मतलब साइंटिफिक टेक्निक्स को इस्तेमाल करो, बाकी किसी को इस्तेमाल मत करो। और वो बाकी में क्या है, रेदर देन रूल ऑफ थंब एंड अ ट्रायल एंड एरर अप्रोच। ये ट्रायल एंड एरर अप्रोच मैं आपको समझाऊंगा अभी, और ये जो रूल ऑफ थंब है ना, ये हम बाद में करेंगे, मतलब अगला टॉपिक वही है। तो पहले अपन ट्रायल एंड एरर अपन समझने की कोशिश करेंगे, और आपको कुछ इस तरह से कनेक्ट करके दूंगा कि आप लोग बोला सर समझ आ गया, ठीक है। चलिए, एक बच्चा है, चलिए इस बच्चे का नाम रखते हैं अपन, मैं अपना ही नाम रख देता हूं सो दैट बच्चा कोई बुरा ना माने। इसका नाम है भैया गोल्डी। तो ये है भैया अपना गोल्डी। अभी इसने क्या करा ना, 10th का एग्जाम दिया, और बोर्ड्स में पता है इसको कितने आए भाई, पता है तुम्हें कितने आए भाई, समझिए चलिए इस बच्चे को एग्जाम में आए 59%। नहीं मेरे इतने खराब नहीं थे, मेरे ज्यादा थे। चलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको 10th में आए 59%। अब ये बच्चा जो है बहुत ही बड़ी खराब समस्या में है, ये सोच रहा है सर मैं साइंस लूं या कॉमर्स लूं, है ना, दुविधा है, बड़ी सी दुविधा है। आपको भी, आप लोगों ने भी फेस की होगी। सर आर्ट्स भी तो है ऑप्शन में, माफ कीजिएगा, बच्चा कह रहा है सर आर्ट्स लूं, ठीक है बिल्कुल सोच सकते हो आप, सर साइंस लूं या कॉमर्स लूं, समझ नहीं आ रहा है। ये बच्चा पता है क्या करता है, ये पहले जाता है साइंस में, ये बच्चा गया साइंस में, इसने यहां पे 1 साल पढ़ाई करा, और भाई ये बच्चा हो गया सब सब्जेक्ट्स में फेल, क्योंकि बच्चा तो मस्तीखोर था, पढ़ता ही नहीं था, तो कहां से पास होगा यार, पढ़ना तो पड़ेगा ना, कोई भी फील्ड में जाओ बिना पढ़े तो आप पास नहीं होंगे। तो ये साइंस में क्या हो गया ना, इस फील्ड में पूरी तरह से फेल हो गया। तो अब इसने सोचा यार ये साइंस फील्ड ही खराब है, मेरे लिए बनी नहीं है, मैं फील्ड चेंज कर लेता हूं। तब ये बच्चा क्या हो गया ना, आर्ट्स में आ गया। अब दोस्तों ये बच्चा यहाँ पे भी मस्ती कर रहा है, यहाँ पे इसने 2 साल लगाए, ठीक है, यहाँ पे इसने 2 साल अपना इन्वेस्ट करा। अब उसके बाद ये बोलता है यार मजा नहीं आ रहा है, नहीं मजा नहीं आ रहा है, चलो क्यों ना 10th के बाद में वापस कॉमर्स में एडमिशन ले लेता हूं। देखो ऐसा करते करते इसने 3 साल अपने वेस्ट कर दिए। भाई क्या कर रहा है तू, इतने में तेरी ग्रेजुएशन हो जाती, मतलब और एक्स्ट्रा डाल के। अब यहाँ पे समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बच्चा करे एग्जाम्पल समझा, लेकिन यहाँ पे ट्रायल एंड एरर का क्या मतलब रहा, ये देखिए, ये जो है ना दोस्तों, इसके पास वेरियस पाथ है, ये हर पाथ पे जाना चाहता है। वहां पे वो गया, अरे गलती हो गई तो कोई बात नहीं अगला रास्ता ले लेंगे, अरे गलती हो गई तो कोई बात नहीं अगला रास्ता ले लेंगे, अरे गलती हो गई तो कोई बात नहीं अगला रास्ता ले लेंगे। लेकिन अगर मेरे दोस्त एक बात बताओ मुझे, अगर ये एक बार ही गलती करता और इसका कोई अगला रास्ता नहीं होता, तब ये क्या करता, दिक्कत वाली बात। अब बिजनेस भी कुछ इस तरह से ही होता है। अगर आप बिजनेस एक बार स्टार्ट कर दो, आपने एक डायरेक्शन ले लिया, आप उस बिजनेस का पर्पस जो है बार बार चेंज नहीं कर सकते। ट्रायल एंड एरर, आप क्या सोचते हो मैं 1 साल बिजनेस जो है ना टाइल्स का करूंगा, ठीक है आपने टाइल्स कर लिया, अब मैं 1 साल कपड़े का बिजनेस करूंगा, ठीक है, ऐसा चलेगा क्या? देखिए बहुत कम चांस है आपका जो बिजनेस है लॉन्ग टर्म में रन कर पाए। एक बार आपने जो फील्ड पकड़ ली, उस फील्ड को ही एक्सप्लोर करो, आगे बढ़ते रहो। ट्रायल एंड एरर हर केस में सक्सेसफुल नहीं होता है, ये पॉइंट यहाँ पे ये कहना चाहता है। तो इसके लिए फ्रेडरिक टेलर जो है वो कहते हैं भाई आप साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करो रेदर देन रूल ऑफ थंब एंड अ ट्रायल एंड एरर अप्रोच। ट्रायल मतलब कि किसी चीज को ट्राई करना, और जब वहां पे गलती हो जाए, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं इसको अब इसको साथ में इसका साथ में छोड़ रहा हूं, अब मैं अगली चीज को ट्राई करूंगा, इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर। चलिए अब साइंटिफिक टेक्निक में इसका जो मैनेजमेंट का डेफिनेशन है ये क्या बोलता है, व्हाट मेंट टू डू एग्जैक्टली एंड सीइंग इफ दैट they do in the best and the cheapest manner। in short ये हमारे अंकल जो है कह रहे हैं आप जो भी काम करो साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करो, so that आपका जो भी आप चाहते हो ना वो बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में कंप्लीट होगा। अब ये जो इंट्रोडक्शन है बहुत डिफिकल्ट है, आप एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से मैं देखूं, स्टूडेंट पीओवी से देखूं तो ये डिफिकल्ट है याद करने में, मैं मानता हूं 100% मानता हूं, लेकिन ये आपको याद करना है। बच्चा कह रहा सर कैसे याद करें,
एक बुक आपने बनाई होगी ओसीएम की, मैंने पहले ही बोला था, हम जो भी बोर्ड पे लिखेंगे आपके बुक में वो आनी चाहिए। ये वाले पार्ट को 2 से 3 बार लिखो, याद हो जाएगी। कर दोगे स्क्रीनशॉट वापस? कोई दिक्कत नहीं, ले लो यार ले लो, लेकिन ये चीज को तुम्हें बहुत बढ़िया से करना है, मुझे नहीं पता। चलिए अब चलते हैं इनके प्रिंसिपल्स पे। तो ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के लिए बनता है कि आपको फ्रेडरिक टेलर का प्रिंसिपल्स बताना है। इंट्रोडक्शन होगा 1 से 2 मार्क का, और ये प्रिंसिपल्स, इसमें टोटल दोस्तों 6 प्रिंसिपल्स है। इसका ये लेसन का आखिरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके अलावा एग्जाम में कोई नहीं आने वाला है। तो ये लेसन हम अभी अच्छे एंड पे नोट करेंगे, अच्छे नोट पे एंड करेंगे। उल्टा बोल दिया भाई, मैं क्या बोल रहा था, यहां देखो पहला प्रिंसिपल, ये बच्चे छोड़ के जाते हैं। इसके क्या है 6 प्रिंसिपल्स हैं, तो बच्चे क्या करता है ना 5 लिख लेता है, और ये सबसे हार्ड है तो ये सब छोड़ देता है। और दोस्तों ये सबसे इजी है। अब देखो आपके लिए बेस्ट पार्ट पता है क्या है, ये जितने भी ऐसे हेड पॉइंट्स है ना, मैंने सबके आपको पॉइंटर बना के दिए, वो पॉइंटर आपको एग्जाम में लिखने। तो जिस बच्चे को भी दिक्कत हो रही थी शायद अब ना हो, ठीक है, नहीं होगी ना, आपके लिए इतना काम कर रहा हूं यार, ये बात पर लाइक कर देना। चलिए प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, आपके टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट को थोड़ा सा डिफिकल्ट करा है, उसको मैंने से उसके जो पॉइंट्स सिलेक्टिवली ऑप्ट आउट करे हैं, और ये पॉइंट्स आपको एग्जाम में 200% लिख के आना है, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये आंसर जब आप आएगा एग्जाम में, हेड पॉइंट्स याद होने चाहिए एकदम आपके मुंह पर। और ये जो 4 पॉइंट है ना, आपको ये मिनिमम इतने तो लिखने हैं, आप इसको एक्सटेंड कर दो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए क्या बोलता है ये प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक का पहला प्रिंसिपल, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसमें हम रूल ऑफ थंब क्या होता है सर, रूल ऑफ थंब यानी कि ऐसा डिसीजंस जो कि बेस्ड है पर्सनल जजमेंट ऑफ मैनेजर। मैनेजर अपने ही हिसाब से, अपने ओपिनियन पे, वो ना ही कुछ स्टडी कर रहा है ना ही किसी से पूछ रहा है, वो सिर्फ अपने हिसाब से कुछ डिसीजंस ले रहा है। ये डिसीजंस जो है ना, ये अब दोस्तों कैसा ना कि किसी के इंसान के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब जो मैनेजर है, या तो वो नया नया मैनेजर होगा, फिर तो भाई कंपनी डूब भी सकती है। लेकिन अगर वो जो मैनेजर है ना भाई, अंबानी जी के साथ वो बैठ के बिजनेस करता था, अब मुझे एक बात बताओ, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ अगर वो बैठेगा, तब तो उसके डिसीजंस पे हम भरोसा कर सकते हैं ना। तो यही ये कह रहा है ये प्रिंसिपल, आपको साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है, रूल ऑफ थंब का नहीं। रूल ऑफ थंब यानी कि आप अपने पर्सनल जजमेंट पे कुछ डिसीजन ले रहे हो। देखो यार, हमें अक्सर कुछ लगता है ना, वो हमेशा गलत ही निकलता है, ऐसा बड़े लोगों का कहना है। तो बस वही पर्सनल जजमेंट पे नहीं, साइंटिफिक टेक्निक्स को मानना है। फर्स्ट पॉइंट ये आपको याद करना है। सेकंड पॉइंट, टेलर सेड साइंटिफिक यूज करो इवन आप छोटा छोटा काम कर रहे हो। क्या बोल रहे, फर्स्ट पॉइंट समझा। सेकंड पॉइंट ये है कि हमारे जो टेलर अंकल है ना, ये बोलते हैं कि यार आप साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करो, भले ही वो गलत, भले ही वो छोटे पर्पस के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन आपको साइंस के टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है। समझिए भैया, कोई दिक्कत। सेकंड पॉइंट, 2 पॉइंट लिख लोगे एग्जाम में, याद करो, जो करना है करो, लेकिन ये एज इट इज आना चाहिए। और टेस्ट में तैयार हो जाओ, तुम बहुत तरीके से फोड़ूंगा, इतना हार्ड पेपर आएगा ना तुम सोच नहीं सकते। सिर्फ एक ही लेसन याद करना है, लेकिन इस तरह से आपका हाल कर दूंगा कि आपकी बोर्ड्स की तैयारी होगी, टेंशन ना लो। चलो अब थर्ड पॉइंट देखिए, दिस प्रिंसिपल। अब ये जो प्रिंसिपल है ना, ये ज्यादातर किस चीज की बात कर रहा है, is concerned with selecting best way of performing a job after a scientific analysis of that job and not by trial and error methods। कुछ नहीं दोस्तों, जो इंट्रोडक्शन में हमने लिखा था ना, ये वही चीजों को रिपीट कर रहा है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपको साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है इंस्टेड ऑफ ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड को आपको इग्नोर करना है। किसको फॉलो करोगे, अब तो बच्चा कैमरा से भी पीछे बोलेगा साइंटिफिक टेक्निक्स को। वेरी गुड। तो ये थर्ड, सेकंड, फर्स्ट पॉइंट कितने मिलते जुलते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे इसने रूल ऑफ थंब को बताया, सेकंड पॉइंट पे ये बोला टेलर अंकल बोलते थे कि साइंटिफिक टेक्निक यूज कर दी है। थर्ड वाला पॉइंट तो पिछले इंट्रोडक्शन का ही रिपीट है। फोर्थ वाला बोलता है कि अगर आप ये साइंटिफिक टेक्निक्स को इस्तेमाल करोगे तब आपका जो है दोस्तों, आपका समय बचेगा और ह्यूमन रिसोर्सेज की जो एनर्जी है वो भी सही जगह लगेगी। अब ये 4 पॉइंट आपके ये वाले पर्टिकुलर हेड में लगना चाहिए। आप इसको एक्सटेंड करो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये 4 मुझे चाहिए। चलिए ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, अब यहां से 10 मिनट का ये लेक्चर है, टेंशन ना लो, फिनिश करते हैं। कोई घाई नहीं है, 10 से 20 लगा देंगे, लेकिन बढ़िया से आना चाहिए, हमें सीख के जाना है, कुछ ऐसा सिखाएंगे। चलिए, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब बच्चा कह रहा है सर पॉइंट सुनने में तो अच्छा लग रहा है एकदम, मतलब बढ़िया, हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड, लेकिन इसके हेड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, आओ देखें क्या लिखा है यहाँ पे, देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट। लेकिन सर नहीं समझा, अरे मतलब कि भाईचारा,
तू मेरा भाई है, जैसा तू बोलेगा मैं वैसे करूंगा, टेंशन मत ले। क्या बोलते हैं इसको? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। क्या बोल रही है? देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट। ये MGMT मतलब मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या बोला? देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट। देखो यार, कभी कभार क्या होता है ना, मैनेजमेंट जो है बहुत ही इगोइस्टिक बंदा होता है, और एम्प्लॉयज जो है ना, वो पता है क्या सोच के काम करते हैं? अरे मेरा मैनेजर तो ऐसा है यार, हमेशा चिल्लाता रहता है, कभी सही काम कर दूंगा तब भी वो बोलेगा अरे गलत काम किया तूने, कभी अच्छा काम कर दूंगा तो उस चीज का क्रेडिट भी नहीं देता है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपका एम्प्लॉयज जो है ना, वो मोटिवेशन के साथ काम नहीं करेंगे, है ना। वो लोग भी लगे अरे छोड़ यार, मैनेजर तो वैसे भी अच्छा काम करूंगा तो डांटने वाला है, क्या फर्क पड़ता है, खराब काम करो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या बोल रहे हैं? देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट। एक भाईचारा होना चाहिए, तू मेरे लिए बनाए, मैं तेरे लिए बनी हूं, ऐसा ऐसा वाला सीन होना चाहिए, ठीक है। ये देखो, कोऑर्डिनेशन, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं एम्प्लॉयज अपना अलग काम कर रहे हैं, मैनेजर अपना अलग काम कर रहा है, मैनेजर एम्प्लॉयज को गाइड ही नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो एम्प्लॉयज मैनेजर को बोलते हैं मैनेजर चुप कर, है ना। ऐसा नहीं, साथ में मिलकर काम करो, तभी तो हम हमारे बिजनेस को एक सस्टेनेबल बिजनेस बना पाएंगे। दोस्तों आपको ये वर्ड्स एग्जाम में लिख के आने हैं, सस्टेनेबल बिजनेस, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। आप ये ऐसे वर्ड्स ना कोई भी आंसर में चिपका सकते हो। जैसे यहां पे कैसे लगाओगे पता है कैसे? अगर एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट के बीच में हार्मनी होगी तो इससे क्या होगा ना, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतने डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में सस्टेन कर पाएगी। क्या वर्ड बनाकर दे दिया मैंने। अब आपको इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, कर लोगे? नहीं समझ आता ये तो मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करो, सीधी सी बात है, मैं आपको वहां पे कन्वर्ट करके दूंगा, लेकिन यहां कन्वर्ट नहीं करके दूंगा, थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। आप समझे मैं क्या बोला ये सेकंड पॉइंट को? तो इस तरह से आपको अपने पॉइंट्स बनाने हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर आप इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हो, पता है किसमें? ये वाले में। अगर आप साइंटिफिक टेक्निक यूज करोगे तब आप अपने बिजनेस को सस्टेन कर सकते हो इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। पॉइंट्स खाना सीखो। ओसीएम में आपको पॉइंट्स खुद के बनाने हैं। अगर आप पूरा टेक्सटुअल लिख के आओगे तब जो चेकर है ना यार, वो उदास हो जाएगा, आपको इतने मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि उसको फिर ऐसा लगेगा ना यार आपने तो पूरा रट्टा मार के लिख दिया। वही बात है। चलिए, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग विल लीड टू सक्सेस। अगर एम्प्लॉय और मैनेजमेंट साथ में काम करेंगे, एक दूसरे की बात मानेंगे और सबका एक ही गोल होगा, झगड़ा नहीं होगा, एकत्र चलेंगे, भाईचारा होगा, तब सक्सेस मिलेगी। ठीक है भाई, समझ गए। चलिए, मेंटल रिवॉल्यूशन थर्ड पॉइंट, इसका सब हेड, आपको ये जो हेड्स है ये याद करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है इस चीज की। चलिए, टेलर इंट्रोड्यूस्ड कंसेप्ट ऑफ एमआर। एमआर यानी कि मेंटल रिवॉल्यूशन, ऐसा कोई शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेगा, मैंने बोर्ड पे लिखना था इसके लिए ऐसा करा है। चलिए, इट फोकस ऑन एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब कि कभी कभार आपने वो एम्प्लॉयज या ऐसे मैनेजर्स नहीं, शायद देखिए अभी तो आप 11th-12th के बच्चे हो तो आपने नहीं देखा होगा, लेकिन अब जब आप आगे जाकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करोगे तो दोस्तों आपको पता है आपको कुछ ऐसे मैनेजर्स मिलेंगे, आपसे सारा काम करा लेंगे, और जब वो मैनेजर्स आगे रिपोर्ट करेंगे ना तो पता है क्या बोलेंगे? अरे सर ये एम्प्लॉय कुछ काम नहीं करता, इसको सब मैंने गाइड किया। मतलब सारी मेहनत उस एम्प्लॉय की, लेकिन जो बॉस था उसके नजरों में कौन अच्छा हो गया? मैनेजर हो गया। अब ये जो एम्प्लॉय है क्या ये इतनी शिद्दत से काम करेगा? और इसका जो रिलेशन है मैनेजर के साथ, क्या वो अच्छा होगा? नहीं होगा ना। ये एम्प्लॉय पता है जब भी ऑफिस आएगा, जैसे ही वो मैनेजर को देखेगा, अरे उसके मुंह से बहुत ही शायद अब्यूसिव लैंग्वेज निकले कि अरे कैसा आदमी है ये, पूरा मेहनत मेरे से कराया और क्रेडिट खुद रख लिया, अरे मेरे को इससे बात नहीं करना, मैं देखना ही नहीं चाहता, मैं रिजाइन मार रहा हूं ऑफिस, मेरे को काम ही नहीं करना इसके साथ। ये जो एटीट्यूड है ना दोस्तों, ये बिजनेस को हार्म करेगा, ये मैनेजमेंट को हार्म करेगा। सोचो ना यार दोस्तों, दो लोगों के बीच में अनबन की वजह से हमारा काम रुक गया है, क्या ये अच्छी बात है? बताओ, नहीं अच्छी बात है क्या? बच्चा कह रहा है नहीं सर। तो सर ऐसे क्या बड़े बड़े कंपनीज में ऐसे झगड़े होते हैं? बिल्कुल होते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारे यहाँ कंपनीज ऐसे बहुत सारी जहाँ पे 30 से 40,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं। उस 40,000 में अगर 10% लोग यानी कि 4,000 लोगों के बीच में भी आपस में अनबन हो गया तो वो पूरा बिजनेस डूब सकता है। तो ये अनबन को, ये डिस्प्यूट को कैसे रोकना, ये मैनेजर्स का काम है। उन पे आपको सबको एक साथ मिलकर रहना है, हार्मनी में काम करना है, मेंटल रिवॉल्यूशन लाना है कि सबका एटीट्यूड जो है ना एक ही हो, और वो हो बिजनेस का सक्सेस। ठीक है, इंडिविजुअल बेनिफिट नहीं, हम सबका फायदा होना चाहिए, पूरे बिजनेस का फायदा होना चाहिए, इन शॉर्ट। चलिए, लेक्चर बहुत अच्छा डिलीवर हो रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। समझ में आना आपका ज्यादा जरूरी है। चलिए, यहाँ पे बोथ शुड रियलाइज
देखो एम्प्लॉयज और मैनेजर को दोनों को समझ में आना चाहिए कि भाई तुम दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हो। समझ में आ रहा है? अगर एम्प्लॉयज नहीं रहेंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा, और अगर मैनेजर नहीं रहेगा तो इनको गाइड कौन करेगा। मैं इसलिए रुक गया, मेरे को क्या बोलते उसको स्नीज आ रहा था। हालत खराब है यार, बहुत क्लाइमेट चेंज हो रहा है यहाँ पे। हम मतलब किधर किधर रहता हूँ मैं, मुंबई साइड रहता हूँ। तो आपने शायद देखा होगा बहुत बारिश वगैरह चल रही है यहाँ पे। तो वही उस चक्कर में बीमार भी हो गए। अपने सारे टीचर्स ऑलमोस्ट बीमार हैं। चलिए यहाँ पे फोर्थ फोर्थ पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कोऑपरेशन। एक क्या हो गया, क्या हो गया, क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है? बच्चा कह रहा है सर यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखा, ऐसा क्यों? मेरे भाई सारी मेहनत मैं ही करूंगा क्या? पेपर किसके? आपके ना? अरे यार, अरे मैं भूल नहीं रहा हूं, मेरे को छींक आ रही है। चलिए चलिए चलिए, टाइम पास नहीं, टाइम पास नहीं। 1 मिनट बर्बाद हो गया इस चक्कर में। अरे वाह, बच्चा मुझे अभी डांटेगा। चलिए यहाँ पे कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। साथ में मिलकर काम करना है, किसी एक का फायदा नहीं सोचना है, हमें पूरी कंपनी का फायदा सोचना है। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल करता हूं आज, मुझे आप लोग इसका जवाब दोगे? दोगे कि नहीं? चलिए बताओ। सारे बच्चे कैमरा के पीछे से चिल्ला के बोलेंगे मेरे को आपकी आवाज आ रही है। चलिए समझिए, मुझे एक बात बताओ आप लोग, अपने इंडिया में आज इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनी है, उसमें से एक दो का एग्जांपल दो। बच्चा कह रहे सर रिलायंस, ओके, हाँ हाँ, महिंद्रा, ओके ठीक है, टाटा, ओके, बताओ बताओ, कैपजेमिनी, ओके, इन्फोसिस, ठीक है, हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रहा, एक्सचेंजर, ओके, केपीएमजी, ओके, बताओ बताओ, हाँ हाँ, बस इतना ही याद आ रहा है, चलो ठीक है। आपने जितने भी लोगों का नाम लिया सब डन, सब बढ़िया। अब मुझे लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, हम जब कंपनी चलाते हैं तो उसमें ना डायरेक्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं। तो ये जो बेनिफिट, जब वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर कोई एसपी का बच्चा है तो वो समझ पा रहा होगा, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ये जब बिजनेस डिसीजन लेते हैं तो ये खुद के बेनिफिट ले लेते हैं या फिर पूरी कंपनी के बेनिफिट ले लेते हैं? मुझे ये बताओ आप लोग। अच्छा रे सर क्या बात कर रहे हो, पूरे खुद का बेनिफिट लेते फिर तो वो अपना अलग सा ही सोल प्रोप्राइटरशिप खोल लेते, वो अपना अलग सा अकेले का बिजनेस कर लेते, अगर उनको खुद का ही सोचना था तो। यहाँ पे तो वो ये थॉट के साथ आए हैं कि हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे, साथ में मिलकर पैसा कमाएंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है ना दोस्तों, आपको कोऑपरेशन की जरूरत है। यहाँ पे आपको सबको साथ में मिलकर चलना है। इंडिविजुअल अगर आप बेनिफिट सोचोगे ना, तब आपका बिजनेस जो है बंद हो सकता है। ये पॉइंट आपको वो समझाना चाहता है। आसान पॉइंट, इसके लिए मैंने कुछ नहीं बनाया, इसका आप बनाओगे, बनाना आपका काम है। और अगर कोई बच्चा आलस के मारे नहीं बनाता एग्जाम में, भाई तेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं चाहता इसके नोट्स दे देता, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं बनता। मुझे कोई बोलता है ना सर नोट्स दे दो, मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि एग्जाम मेरे नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं, मैं तुम्हें पूरा बता रहा हूं तुम्हें किस तरह से प्रेजेंट करना है। अरे लिखो ना इसको देखकर, हर चीज तुम्हें नहीं मिल सकती, ठीक है। हम आपको फ्री में लेक्चर्स दे रहे हैं, अब फ्री में नोट्स नहीं मिलेंगे। और ये नोट्स क्या है भाई, आपकी बुक से देख के मैं बना रहा हूँ, ये आपको मेरे साथ साथ बनाना है, तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझेगा। अब अच्छी बात है कि नहीं? और मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक खुद की बुक बनाओ, ओसीएम लिखो, उस पे लिखा, अब आज से ही स्टार्ट करो। और दोस्तों जो चीज देखने से अच्छा, जब आप उस चीज को सुन लो और उसके बाद उस चीज को लिखो और उसके बाद उस चीज को आप याद करो, ये आपको एग्जाम तक याद रहेगा। तो ये वाली टेक्निक का आपको इस्तेमाल करना चाहिए अगर आपको एग्जाम में 90 चाहिए। और मैं पढ़ाऊंगा कुछ इस तरह से कि हर बच्चा 90 का ही एम करे, कोई 70-20 कुछ नहीं चाहिए अपने को। चलिए यहाँ पे डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको दोस्तों काम जो है डिवाइड करना है। और जब आप दोस्तों काम को डिवाइड कर रहे हो ना, आपस में ही एक उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का आप एक हेड डिसाइड कर लो, उस प्रोजेक्ट का आप एक लीडर डिसाइड कर लो, ठीक है। ये यहाँ पे कहना चाहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रिपोर्टिंग की। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे लिख सकते हो, जो अपने मन से आता है लिखो, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। पॉइंट्स काटो, पॉइंट्स बनाओ। यहाँ पे पता है आप क्या लिख सकते हो, हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है आपको, कन्वर्ट नहीं होता है इंस्टा पे टेक्स्ट करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी को कुछ इस तरह से डिवाइड करो सो दैट बिजनेस जो है कॉम्पिटिटिव मार्केट में सस्टेन करे और बिजनेस के जो भी रिसोर्सेस है वो बहुत ही अच्छी तरह से एफिशिएंटली यूज हो। दोस्तों देखो मैंने यहाँ पे आपको फ्री के 2 पॉइंट बता दिए और ये तो आपके टेक्स्ट बुक में भी नहीं है।
क्या बोल रहा हूँ, ओसीएम का पेपर ही ऐसा है। मैं एग्जाम में इसी तरह से लिखता था, इसी तरह से मैंने अपने कंटेंट को बढ़ाया, हेड पॉइंट्स मेरे 100% सही थे, तभी मेरे को मार्क्स मिला है। दोस्तों मैंने अपने मन से भी हेड पॉइंट्स बनाए हैं और उसकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो भी ऑन पॉइंट लिख के आया हूं, तभी ही 93 मिले हैं। ठीक है, चलो आगे। ये तो फालतू सा पॉइंट है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी। देखिए दोस्तों सीधी सी बात है, आपको कुछ इस तरह से काम करना है, जितने भी आपके बिजनेस में जितने भी एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉयर, आपको कुछ इस तरह से काम करना है, सिर्फ और सिर्फ आपका इंडिविजुअल बेनिफिट नहीं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, पॉइंट्स खाने वाली टेक्निक होनी चाहिए यार, पॉइंट्स खाना आपको आना चाहिए। ओसीएम का पेपर है ये, यहां पे अगर आप टेक्सचुअल लिख के आओगे मजा नहीं आएगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स तो आप लिखो, लेकिन उस कंटेंट के साथ साथ आपको अपने मन से भी लिख कर आना है। और मन से कैसे लिखोगे, उसके लिए अच्छी इंग्लिश चाहिए भाई। और पूरे 11th में तब आपने क्या करा, जब मैं आपको बोलता था कि आपको अपने पॉइंट्स बनाने हैं, तब आप क्या कर रहे थे? तो अब उस चीज का इस्तेमाल करने का समय आ चुका है। लेकिन अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, इंग्लिश फ्रेमिंग में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, अभी से स्टार्ट करो, बिल्कुल लेट नहीं हुआ है। अभी जुलाई चल रहा है भाई, बोर्ड्स को टाइम है। अगर आप अभी स्टार्ट नहीं कर रहे ना, फिर तो आपका बोर्ड्स बहुत खराब जाएगा। फिर तो आपको दोस्तों हर एक चीज याद करनी पड़ेगी। अरे कितनी चीजें आप लोग याद कर लोगे, मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही। तो याद करने से नहीं होगा, याद तो आपको हेड पॉइंट्स करने हैं और उसके अंदर का एक्सप्लेनेशन समझो, अपने वर्ड्स में लिखने की एबिलिटी को बिल्ड करो। चलिए आखिरी कुछ टॉपिक्स, और ये टॉपिक्स आपको दोस्तों सिर्फ रीड करना है, इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आ रहा, लेकिन अगर उनको आपकी वाट लगानी है, क्या लगानी है, वाट लगानी है, तब ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और अगर आ गया ना भाई, तो इसके जो ऑप्शन में दो क्वेश्चन होंगे वो इजी आएगा, टेंशन ना लो, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं करता आएगा। और अगर ये आ जाए तो फिर तो तुम्हारी किस्मत खराब है भाई, रो लेना थोड़ा सा पेपर में। अरे इतना समय नहीं है अपने पास रोने जितना। चलो देखो यहाँ पे टेक्निक्स ऑफ अ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या बोल रही है। पहला टेक्निक दोस्तों वर्क स्टडी, वर्क स्टडी, ठीक है। दूसरा टेक्निक क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। चलो टाइम पास सा टॉपिक है, मैक्सिमम 5 मिनट लगाएंगे, एग्जाम में नहीं आ रहा, समझ के लो, अभी से ही इसके नोट्स बनाओ। मैंने इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में बनाया है, आपको इसको और एक्सटेंड करना है, आपकी बुक में एक्सटेंड करा, रीड करा, काम खत्म करो। चलो चलो यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ, और टेस्ट में क्या पता मैं आपसे यही पूछ लूं। चलिए मैं क्या बोल रहा था, वर्क स्टडी बाय असाइनिंग वर्क। देखो मुझे एक बात बताओ, ऑर्गेनाइजेशन में जब एम्प्लॉयज होते हैं और उनको वर्क असाइन करना होता है, तो उनको कोई भी वर्क नहीं देते। पहले क्या करते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं ना, पहले वो वर्क को समझते हैं। अच्छा भाई एम्प्लॉयज तो है अपने पास, लेकिन पहले हम खुद ही समझ ले भाई, इनसे काम क्या करवाना है। अरे हमें नहीं पता, तब हम एम्प्लॉयज को क्या करवा लेंगे, वो वाली बात हो जाती है। ठीक है, अब ये जो वर्क स्टडी है, जब आप किसी और को वर्क दे रहे हो, सबसे पहले तो आप ये खुद समझ लो कि आपको किस चीज का वर्क करना है। सेकंड दोस्तों, इसमें अब इसके कुछ पार्ट्स हैं वर्क स्टडी के, जिसमें पहला है दोस्तों टाइम स्टडी। अरे क्या बच्चा टॉपिक है टाइम स्टडी। दोस्तों ये देखिए, आपको सबसे पहले ये समझना है कि कितना समय लगेगा किसी भी एम्प्लॉय को वो वर्क कंप्लीट करने में। जो एम्प्लॉय सबसे कम समय में आपको अपना वर्क कंप्लीट कर कर दे दे, अरे ऐसे एम्प्लॉय को पकड़ो। और जो एम्प्लॉय वही सेम काम 2 घंटे में करे, और पहला वाला एम्प्लॉय कितने में कर रहा था, 1 घंटे में, तब आप मुझे वो वर्क किससे कंप्लीट करवाओगे बताओ। बच्चा कह रहे सर कैसी बात कर रहे हो, जो बच्चा मतलब जो इंसान मेरे को 1 घंटे में काम कंप्लीट करके देगा, मैं तो उसके पास जाऊंगा ही ना यार। मैं काहे को सर वो 2 घंटे वाले के पास अप्रोच करूंगा और अपना 2 घंटा वेस्ट करूंगा, सीधी बात है। देखा, बच्चा ही अभी मैनेजर वाले स्किल्स आ चुके हैं तेरे में, वेरी गुड। चलिए यहाँ पे आगे देखिए, मेथड स्टडी क्या लिखा है, ये विच मेथड आपको यूज करना है, क्या लिखा है यहाँ पे, विच मेथड टू यूज। जब आप किसी को वर्क असाइन कर रहे हो, आप उस इंसान को बताओ कि भाई आपको ये वर्क करना है, वो कर तो देगा, लेकिन किस तरह से करेगा मैनेजर को ये भी बताना है। ठीक है, अरे आप अपने मन से लिखो, ये जो हेड पॉइंट्स है ये आप याद करो, कोई इशू नहीं है, ये आंसर पे आपको समय नहीं लगाना मेरे भाई। अभी आपको याद करना है, पूरा लेसन बचा है, अभी तो फर्स्ट लेसन है, आगे और पढ़ना है, तो हम सब कुछ फर्स्ट लेसन का नहीं पढ़ सकते, हमें कुछ कुछ टॉपिक्स को लाइटली लेना होगा। तो ये जो लाइट टॉपिक है इसको आप रीड करो, इसके नोट्स बनाकर रखो, ज्यादा इस पे मेहनत मत करो, लेकिन नोट्स बनाना उतनी मेहनत कर लो। थर्ड पॉइंट क्या है, मोशन स्टडी। अब ये कुछ नया सा वर्ड है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ये आप इतना लिख कर आना एग्जाम में। अरे बहुत इजी, क्या लिखा है देखो, मजाक कर रहा है ये पॉइंट, मींस मूवमेंट ऑफ एनी एम्प्लॉइज एज वेल एज ऑफ अ मशीन व्हाइल कंप्लीटिंग एज अ पर्टिकुलर टास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि दोस्तों अगर एक काम है, अगर उस काम पे एम्प्लॉय भी काम कर रहा है, मशीन भी काम कर रही है, तो दोनों साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली यानी कि साथ साथ काम कर रहे हैं,
ठीक है सर, समझ आ गया। इस चीज को बोलते हैं मोशन स्टडी। खुद रीड करो भाई, खुद रीड करो, मैं कुछ नहीं बोल रहा। मीन्स मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय एज वेल एज ऑफ मशीन व्हाइल कंप्लीटिंग एज अ पर्टिकुलर टास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। बकवास टॉपिक, चिल करो, रीड करो, नोट्स बनाओ, रीड करते रहना, बस हो गया, बहुत हो गया। फैटिग स्टडी, ये कुछ नया सा वर्ड है, आओ देखिए क्या बोलता है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट सफिशिएंट ब्रेक्स टू एम्प्लॉयज। देखो यार, देखो देखो, ये पॉइंट पे आप फैटिग स्टडी पे एक डेफिनेशन, डिफाइन द फॉलोइंग आ सकता है। ये 1 मार्क वाला क्वेश्चन है। फैटिग स्टडी क्या होता है? फैटिग स्टडी बताओ। थोड़ा सा थ्रोट पेन हो रहा है इसलिए थोड़ा सा लूज हो रहा हूं, लेकिन दोस्तों मैं क्या बोल रहा था, फैटिग स्टडी क्या होता है? चलो बताओ, आप लोग बताओ। यहाँ पे देखा है ना, यहाँ पे कुछ लिखा है ना मैंने, इसको रीड कर बताओ, कैमरा के पीछे से बताओ, मैं आपको सुन रहा हूँ। फैटिग स्टडी क्या होता है? बच्चा घर है सर, फैटिग स्टडी किसी चीज की तो पढ़ाई है। हाँ ठीक है, फैटिग लेकिन क्या? चलो छोड़ो, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे लॉन्ग वर्किंग आवर्स। मुझे एक बात बताओ, मैं तुम लोग को मेरा ही एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है? अब मैं आप सभी बच्चों को मेरा ही एग्जाम्पल देता हूँ जो कैमरे के पीछे बैठा है। भाई देखो दोस्तों, इधर सबका ध्यान यहाँ पे। ये तुम्हारा क्या नाम है? मैं तुम्हारा गौरव सर, ये मैं हूं। अब मैं क्या करता हूं ना, जब लेक्चर लेने आता हूं, मैं अपने लिए ज्यादा से ज्यादा 2 आवर्स का मैं लेक्चर्स एक साथ लेता हूं, ठीक है? गला भी दुखता है और लिखते लिखते भी थोड़ा थक जाता हूं, दिमाग नहीं चलता। मैं आपको ऐसा अप्रॉक्स बता रहा हूं भाई, ठीक है? इससे लंबे आवर्स लेता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। अब राहुल सर आए मेरे पास, जिसको पता नहीं है वो हमारे हेड, ठीक है? हमारे राहुल सर आए हमारे पास। अरे गौरव भाई सुनना यार, तू क्या 2 घंटे काम कर रहा है इधर, कल से तू कितना काम करेगा? 10 घंटे। मुझे कुछ नहीं जानना, कल से तू 10 घंटे काम करेगा। बोला सर मजाक कर रहे हो क्या? नहीं आप मजाक कर रहे हो क्या? सर कह रहे नहीं भाई बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, तुझे पैसे भी उतने दूंगा। अब पैसे तो मिल नहीं रखे, लेकिन तुझको जो भी कुछ मिल रहा है, बच्चों का प्यार मिल रहा है, उतना ही मिलेगा। और तुझे कितना घंटे देना है? प्रोवाइड करना है 10 आवर्स। मैं तो भाई रोना चालू, भाई मेरे को काम नहीं करना है यहाँ पे, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। जो काम मैं पहले 2 घंटा करता था, अब मैं उस चीज का 10 घंटा, मेरे पास समय नहीं है इतना सर, प्लीज समझो। सर मानने को तैयार नहीं, राहुल सर अपने। मैं इस वक्त क्या कर दूंगा? बच्चा कह रहा है सर अगर आपकी जगह में होता तो मैं इस जगह को छोड़कर चले जाता। बस वही बात है आप में और मेरे में, मैं छोड़ के नहीं गया। लेकिन मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे दोस्तों, अगर कोई और एम्प्लॉय होता, वो ऐसे जगह काम नहीं करता। मतलब अब मैं आपको इसका अर्थ बताता हूं, यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन। लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट सफिशिएंट ब्रेक टू एम्प्लॉइज, मतलब सर में से 10-10 घंटा काम करा रहे हैं और उसके बाद मुझे बीच में छुट्टी भी नहीं दे रहे, मुझे ब्रेक में अरे लंच करने का भी समय नहीं दे रहे, मेरे से सिर्फ और सिर्फ काम ही कराते जा रहे। अरे सर ऐसे कैसे चलेगा? मेरा भी गला दुखता है सर, मैं भी एक इंसान हूं, मैं रोबोट तो हूं नहीं, मैं मशीन तो हूं नहीं, है ना? तो सर थोड़ा सा ब्रेक दे दो प्लीज। लेकिन हमारे राहुल सर नहीं, आपने बहुत छुट्टी मार दी है, अब आपको 10 घंटे लगातार बोलना है भाई। बोला अरे राहुल सर थोड़ा तो दया खाओ यार। लेकिन नहीं सर, मानने को तैयार नहीं। इसको कहते हैं फैटिग स्टडी। अगर सर मेरे साथ ऐसा करेंगे ना, मैं भाई गेट खोल के निकल लूंगा। मजाक कर रहा हूँ, एग्जाम्पल है, लेकिन आई होप आपको समझ में आया। इसका मतलब ये दोस्तों, एक एम्प्लॉय जब काम करता है तो उसको बीच में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्रेक्स आपको देना चाहिए, तभी वो एम्प्लॉय जो है ना और दिल लगाकर काम करेगा, नहीं तो फिर भाई वो लेजी हो जाएगा मेरी तरह, ठीक है? लेजी नहीं होना है अपने। चलो आगे देखो, अरे फालतू सा टॉपिक, और एक और स्लाइड और हम हमारा आज का इस लेक्चर, आज के इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। भाई ये पहला लेसन पता नहीं क्यों ऐसा चला है, लगता है कि 1 महीना चला है। बहुत बहुत बड़ा लेक्चर नहीं हो गया ये अपना? चलिए, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, क्या लिखा है यहाँ पे, आइए देखते हैं क्या बोल रही है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन हेल्प्स टू रिड्यूस, क्या लिखा है, क्या मदद करता है ये? क्या रिड्यूस करने को मदद करता है भाई? ये मदद करता है स्पॉइलेज, ठीक है? फिर क्या? वेस्टेज ऑफ मटेरियल, ठीक है? आगे क्या है? कॉस्ट की, प्रोडक्शन की कमी में मदद करता है, ठीक है? रीड कर लो, फालतू टाइम पास, कुछ नहीं है, नहीं आ रहा एग्जाम में, रीड करो क्या बोल रहा हूं मैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, जब कोई मैनेजर बिजनेस में काम करता है, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, जब कोई मैनेजर बिजनेस में काम कर रहा है तो वो उसके पास दोस्तों बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक्स होती है। तो जब वो टूल्स एंड टेक्निक्स आपको पहले किसी एम्प्लॉयज को वो असाइन करेगा, सबसे पहले पता है वो क्या करेगा? वो टूल एंड टेक्निक क्या हेल्पफुल है या नहीं? उस टूल एंड टेक्निक से क्या मैं मटेरियल का वेस्टेज कम कर सकता हूं? क्या मैं कॉस्ट में रिडक्शन कर सकता हूं? अगर कोई चीज मुझे 100 रुपए में आ रही थी, लेकिन अगर मैं ये वाली टेक्निक इस्तेमाल करके इस 100 रुपए की चीज को 80 कर दूंगा, तब तो फायदे वाली चीज है भाई। फिर तो ये वाली टूल एंड टेक्निक ही मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, है ना? इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। एग्जाम में नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन ही एग्जाम में नहीं आ रहा है, लेकिन हम किसी भी चीज का रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि हमें 90 लाना है, सीधी बात। इसके लिए मैं कह रहा हूं, इस आंसर को आप याद करने में समय मत लगाओ। आपको चाहिए दोस्तों तो आप इसके नोट्स बना लो। नोट्स बनाना इज मैंडेटरी,
इसमें मेहनत करना नहीं करना हम वो बात के बाद डिसाइड करेंगे। चलिए, साइंटिफिक टास्क सेटलिंग। टेलर अंकल क्या बोलते हैं हमारे, अरे वो टेलर नहीं, वो अपना क्या चल रहा था, फ्रेडरिक टेलर की बात कर रहा हूं मैं। अंडरस्टैंड द नीड ऑफ फिक्सिंग अ फेयर डेज वर्क। इसका मतलब ये दोस्तों, जब कोई बिजनेस है, वो जो मैनेजर है ना वहां पे, अगर आप किसी भी इंसान को या किसी भी आपके बिजनेस में एम्प्लॉयज है, तो पहले दोस्तों ये डिसाइड कर लो कि किसको कितना काम देना है। समझ में आ रहा है? मतलब जैसे ही कोई एम्प्लॉय, जैसे मैं आपको बताता हूं मेरे ऑफिस वर्किंग आवर्स क्या होने वाले हैं। जैसे दोस्तों समझिए, मैं सुबह कितने बजे जाऊं, मैं सुबह 9 बजे जा रहा हूं और मेरी जो ट्रेनिंग होगी दोस्तों वो 7 बजे तक चलेगी। और इस जितने भी ये वर्किंग आवर्स है ना, मेरा जो बॉस है, मेरा बॉस कौन होगा, एक कंपनी सेक्रेटरी जिसके पास 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस, वो इंसान मेरे को इतने आवर्स काम करने बुला रहा है, तो वो मुझे, जो मेरे बॉस होंगे ना, वो मुझे पहले ही बता देंगे, गौरव सुन तू 9 बजे आ जाएगा भाई। मैं हाँ सर आ जाऊंगा, बिल्कुल आ जाऊंगा। 7 बजे तू जाएगा, बोला हाँ सर बिल्कुल जाऊंगा 7 बजे, मेरा बाय बाय है, तभी AM लिखा है भाई मैंने भी, 7 PM, ठीक है। अब क्या होगा, मैं जब आऊंगा, सर मेरा स्वागत तो करेंगे नहीं, सर मैं जैसे ही आऊंगा मेरे को वो काम असाइन कर देंगे। आज तेरे को ये वाली कंपनी की एनुअल रिटर्न भरनी है, आज तेरे को ये वाले कंपनी का GST फाइल करना है, आज तेरे को ये वाली कंपनी का मिनट्स बनाना है, आज तेरे को ये वाला रिजोल्यूशन ड्राफ्ट करना है, आज तेरे को ये वाली एग्रीमेंट बनानी है। 5 टास्क मिल चुके हैं मुझे पूरे दिन में। ये टास्क को आपका जो मैनेजर होगा उसको इन एडवांस डिसाइड करके रखना है हर एक एम्प्लॉय के लिए। भाई आ रहा है मजा, आ गया स्वाद, कितना आसान टॉपिक ये, इसके लिए एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा है, डिफरेंशियल प्राइस रेट वेज प्लान। अगर कोई इंसान है, चलिए ये भी अपने एग्जांपल से ही बता देता हूं यार, क्या ही दिक्कत हो गई। समझिए एक इंसान जिसका नाम है दोस्तों A और एक इंसान जिसका नाम है दोस्तों B, इसने भी जो ग्रेजुएशन करी है इन द फील्ड ऑफ बैफ, और इसकी ग्रेजुएशन जो है दोस्तों वो भी बैफ के फील्ड में है। दोनों के पास एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो दोस्तों A के पास दोस्तों 3 साल का एक्सपीरियंस है, B बेचारा फ्रेशर है, इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। A को कितनी सैलरी दूं, ग्रेजुएशन तो सेम है, एजुकेशन भी सेम है, कितनी सैलरी दूं। बच्चा कह रहा है सर एक सेकेंड मैं आता हूं अपने मैनेजर वाले रूप में। हाँ बोलो मैनेजर। सर ये B जो है ना ये फ्रेशर है, इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो सर एक काम करो, इसको आप 30,000 की सैलरी दे दो पर मंथ, 30,000 की सैलरी पर मंथ। अच्छा भाई ठीक है, और ये सर 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसके 3 साल के एक्सपीरियंस पे मैं आपको बोलता हूं आप इसको 40,000 दे दो, पक्का लॉक कर दूं। चलिए बच्चा मैनेजर वाले रूप में आ तो चुका है, देखा। तो ये लेसन से हमें ये सीखने को मिलता है, अगर आपके पास उतना एक्सपीरियंस है, आपके पास उतने स्किल्स है, आपके पास उतनी एजुकेशन है, आपको उसी हिसाब से ही लोगों को सैलरी देनी है। अगर समझिए ये जो B इंसान है ना, ये मेरा भाई लगता है, मैं इस कंपनी का मैनेजर हूं, अब ये B मेरा भाई है, मैं इसका मैनेजर हूं, यार मैं अपने भाई को 30,000 तो नहीं दे सकता, भाई तेरे को 90,000, मेरा भाई है ना, भाई को थोड़ी कम दूंगा। जो मेरा भी हेड होगा ना आके पिटाई करेगा मेरी, बिजनेस ऐसे नहीं चलता, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ये बताना चाह रहे हैं। और ये लेसन का सबसे आखिरी पॉइंट, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों यहाँ पे 4 पॉइंट है, यहाँ पे 4 पॉइंट है, आपको उसके नोट्स बनाने हैं, बाकी ये पॉइंट एकदम फालतू है। पहले वाले पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि प्लानिंग लेवल पे आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, सबका एक एक लाइन एग्जाम में नहीं आएगा, बट फिर भी हम फॉर द सेफर साइड नोट्स बनाकर रख रहे। नोट्स बन गया आप उसको रीड करते रहता, और कभी एग्जाम में आ गया हम उसको पढ़ लेंगे, नहीं आता तो कोई बात नहीं, हमने तैयारी तो फिर भी करके रखी थी। और दोस्तों इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 1 आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड होता हुआ। ये लेसन नंबर 1 मेरे ख्याल से तो मेरे पूरी हिस्ट्री का सबसे लंबा लेसन होगा, क्योंकि बीच में मैं काफी एब्सेंट हो चुका था, ऑब्वियस सा बात है, और सॉरी उसके लिए भी। लेकिन अब टेंशन ना लो, लेसन नंबर 2 में भाई पता है क्या होने वाला है। लेसन नंबर 2 में तुम्हारा भाई लाएगा PDF। हम करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज, लेसन नंबर 2 सबसे डिफिकल्ट है आपके पूरे OCM का, क्या बोल रहा हूं, पूरे OCM का, हाँ पूरे OCM का सबसे डिफिकल्ट लेसन नंबर 2। लेकिन मैं कुछ ऐसे चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा जिससे आप लोग बोलोगे सर इससे आसान लेसन पूरे 11th में भी नहीं था। तो आई होप आपको वो नज़ारे चाहिए, तो वो नज़ारे चाहिए तो दोस्तों शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और लेसन नंबर 1 का टेस्ट जो है बहुत जल्द आने वाला है, आपके टेलीग्राम पे मैं अपलोड करने वाला हूँ, टेलीग्राम पे ही मैं नोटिस अपलोड करने वाला हूँ, क्या सीन है, कैसे होगा, आपको किस तरह से काम करना है, और आपके पेपर्स भी जो है चेक होने वाले हैं। और अगर आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं या आपका आंसर गलत आ रहा है, या अगर कोई बच्चा देखकर लिख रहा है, तो जो भी देखकर लिखेगा उसको उसकी मम्मी की कसम नहीं देखकर लिखेगा भाई, ठीक है।
चलिए ये सब की बातें हम बाद में करेंगे, फिलहाल इस लेसन को अपन यहाँ पे एंड करते हैं। फाइनली लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। मिलूंगा आप सभी से लेसन नंबर 2 में, और जो भी मेरे एसपी वाले बच्चे हैं आप सभी से तो मैं एसपी में ही मिलने वाला हूं, और 11th वाले बच्चों आपका भाई आ चुका है, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो फिर दोस्तों इस लेक्चर को यहाँ पे ही मैं एंड कर रहा हूं।